जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। भाई जिनका भी वनडे एग्ज़ाम है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो उनके लिए यह सारी प्रश्न सीरीज जो आप लोगों की चल रही है महत्वपूर्ण है। लेकिन खास करके एसएससी जीडी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और इवन जिनका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम भी है, तो उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से मिलने की पूरी कोशिश है। बाकी अगर किसी का एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो कि अभी नहीं आई है, आगे वैकेंसी आने वाली है, मतलब आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो एक बार आपसे निवेदन है भैया, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें एक बार वीडियो शेयर करिएगा। इसके बाद हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। फिर आप लोगों के लिए बताना कि प्रश्न जो है आप लोगों को कैसे लगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग अभिलेख। तो बताइएगा सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वह किस अभिलेख में मिलता है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख का जो है इसका जिक्र जो है आप लोगों को हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और यह किसने लिखवाया था? तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। किससे? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो है यह किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। किससे? रुद्रदामन से है। नासिक अभिलेख जो है यह किसने लिखवाया था? तो गौतमी बलश्री ने। किसने? गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। ठीक है। और प्रयाग अभिलेख जो है वह किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। चारों के मैंने बता दिए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा सही से। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में? तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख में। किसमें? एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो पहले प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1178, 1191, 1194 या 1192? बताइएगा चंदावर का युद्ध जो है वह कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखिएगा चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? विजयी हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। और 1192 में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के दोनों युद्ध जो हैं वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़े गए, जिनमें प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे और द्वितीय युद्ध में जो है वो मोहम्मद गौरी जीता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा कि चंदावर का युद्ध जो है वह 1194 ईस्वी में लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग किस सुल्तान के द्वारा प्रारंभ किया गया? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखिएगा मैंने कल ही बताया था बलबन ने एक सैन्य विभाग बनाया था जिसका नाम क्या रखा था? दीवाने अर्ज। क्या रखा था? दीवाने अर्ज। और अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान, ठीक है, एक विभाग बनाया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत पर सर्वप्रथम किस विदेशी ने आक्रमण किया? ठीक है। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का प्रश्न है यह कि भारत में सबसे पहले कौन से विदेशी जो थे उन्होंने आक्रमण किया था? बताइएगा।
तो देखिएगा, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? हिंद यूनानी आए थे। कौन आए थे? सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे। आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे पहले कौन आए? हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों के बाद कौन आए? शक आए। शक के बाद कौन आए? पहलव आए। ठीक है, और पहलव के बाद में सबसे अंत में कौन आए? तो कुषाण आए। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तो हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया था, और सबसे बाद में किसने किया? तो कुषाणों ने किया। ठीक है, चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बताइएगा, जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है वह किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिक को, लॉर्ड बेलेजली को, चार्ल्स मैटकॉफ को, या लॉर्ड लिटन को? बताइएगा। देखिएगा, जो विलियम बेंटिक था इसको क्या कहा जाता है? यह भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। क्या हुआ? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है, इसी ने ही सती प्रथा का अंत किया था। किसका? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी की अनुशंसा पर, मतलब मैकाले की अनुशंसा पर, अंग्रेजी शिक्षा का, मतलब जो शिक्षा थी उसको अंग्रेजी माध्यम बनाया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर जो लॉर्ड बेलेजली था इसको क्या कहा जाता है? इसको सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। और इसी के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। और देखिएगा, लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल का शेर। क्या कहते थे? बंगाल का शेर कहते थे। जो चार्ल्स मैटकॉफ था इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था, क्योंकि देखो इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष था और इसने प्रेस पर जो नियंत्रण था उसको हटा दिया था। और जो लॉर्ड लिटन था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। लॉर्ड लिटन जो था इसके समय में क्या हुआ था? जल्दी से बताइएगा, किसी को याद हो। देखो, एक तो सबसे पहले इसको क्या कहा जाता था? इसको ओवन मेरिडेथ के नाम से जाना जाता था। किसके? ओवन मेरिडेथ के नाम से इसको जाना जाता था, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार और एक लेखक था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के टाइम पर एक अकाल आयोग का गठन हुआ था। किसका? अकाल आयोग का गठन हुआ था। और इसी के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी है, आप लोग इसका देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तिथि को मकर संक्रांति होती है? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, पहली तो बात, संक्रांति क्या होती है? जब सूर्य को उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। ठीक है, वो नहीं खिचड़ी वाली संक्रांति मत समझ लीजिएगा आप लोग, वरना खिचड़ी वाली संक्रांति बता दीजिएगा। देखिएगा, 21 जून को क्या होता है? कर्क संक्रांति होती है। क्या होती है? कर्क संक्रांति होती है। क्यों? इस दिन जो होता है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। और आपसे पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 जून को। ठीक है, सबसे लंबा दिन, इसको याद रखिएगा। 22 दिसंबर को क्या होता है आपका? मकर संक्रांति होती है। क्या होती है? मकर संक्रांति होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस दिन जो होता है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन।
दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। 23 सितंबर को क्या होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च जो होते हैं, इन दोनों दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं पूरी संपूर्ण धरती पर। तो इस दिन से 23 सितंबर को कहते हैं शरद विषुव। क्या कहते हैं? शरद विषुव। और 21 मार्च को कहते हैं बसंत विषुव। क्या कहते हैं बेटा? बसंत विषुव कहते हैं। ठीक है, चलिए सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि माउंट मैकिनले किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है? जल्दी से बताइएगा कि माउंट मैकिनले जो है किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। माउंट मैकिनले पर्वत जो है कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? तो माउंट कोशिस्को। ठीक है, माउंट कोशिस्को। और यूरोप का कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, एल्ब्रुस। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि सुंडा गर्त किस महासागर का भाग है? जल्दी से बताइएगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर। देखिएगा, प्रशांत महासागर से कौन सा गर्त संबंधित है? तो मेरियाना। कौन सा है? मेरियाना गर्त है। और यह पृथ्वी का सबसे ज़्यादा गहरा स्थल है। ठीक है। मेरियाना के बाद में प्रशांत महासागर में ही एक और गर्त है जिसका नाम है टोंगा। क्या नाम है? टोंगा है। ठीक है। अटलांटिक महासागर से कौन सा संबंधित है? तो प्यूर्टो रिको। कौन सा है? प्यूर्टो रिको। और हिंद महासागर से कौन सा संबंधित है? तो सुंडा गर्त है। कौन सा है? सुंडा गर्त है। और सुंडा गर्त कितना गहरा है? 8152 मीटर। कितना है बेटा? 8152 मीटर गहरा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अनातोलिया का पठार किस देश का हिस्सा है? जल्दी से बताइएगा। तुर्की, मैक्सिको, स्पेन, बोलीविया। तो देखिएगा, अनातोलिया का पठार जो है वह तुर्की का हिस्सा है। किसका? तुर्की का है। इसीलिए इसको टर्की का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्की का पठार भी कहा जाता है। मैक्सिको में एक तो मैक्सिको का पठार है और दूसरा मैक्सिको के अंदर ही चियापास का पठार है। किसका? चियापास। ठीक है, चियापास का पठार। और जहाँ आपका स्पेन है, स्पेन में मेसेटा का पठार है। कौन सा है? मेसेटा का पठार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? और बोलीविया देश में बोलीविया पठार है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पूर्णा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताइएगा। देखिएगा, पूर्णा परियोजना जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह पूर्णा नदी के ऊपर है। किस पे है? पूर्णा नदी पर है। और यह महाराष्ट्र राज्य में है। किस में है? महाराष्ट्र राज्य में पूर्णा परियोजना है। कर्नाटक में कौन सी है? तो कर्नाटक में जो है वह घाट प्रभा है। कौन सी है? घाट प्रभा परियोजना है। हालांकि कर्नाटक में और भी हैं, एक है हिडकल परियोजना। कौन सी है? हिडकल परियोजना। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? तो आपकी कर्नाटक में ही है। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी है? तो भीमा परियोजना है। पूर्णा तो है ही है, साथ में भीमा परियोजना भी है। हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकरी। कौन सी है? नाथपा झाकरी परियोजना है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर किसी को छत्तीसगढ़ की कोई याद हो तो बताइएगा। छत्तीसगढ़ की कोई याद हो तो बताइएगा जल्दी से। एक है हंसदेव। कौन सी है? हंसदेव बांगो परियोजना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइएगा। अनुच्छेद 40, 43, 44, 48। तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अनुच्छेद 44 जो है इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। 43 में बताइएगा क्या है? तो 43 में जो है वो कुटीर उद्योग को बढ़ावा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा या प्रोत्साहन। ठीक है। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। क्या है? कृषि एवं पशुपालन। याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये सब के सब क्या हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। क्या हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। और हमने ये राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? जल्दी से बताइएगा। तो किसके तहत की गई? 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1989 में। कब? 1989 में। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें क्या हुआ था? जल्दी से बताइएगा। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में संशोधन हुआ। क्या हुआ? प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। क्योंकि इसमें क्या हुआ? भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए और क्या जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची भी तो जोड़ी गई थी। क्या? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 101वां संविधान कब हुआ आपका संशोधन? तो 2016 में हुआ। और यह किससे संबंधित है? जीएसटी से। ठीक है, याद है आप लोगों को? नहीं याद है? जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा, समय कम है आप लोगों के पास में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि बोरेक्स किसका अयस्क है? जल्दी से बताइएगा। सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिएगा, बोरेक्स जो है वो सोडियम का अयस्क है। किसका है? सोडियम का अयस्क है। सोडियम का अयस्क ही है चिली साल्टपीटर। एक और अयस्क है सोडियम का जिसका क्या नाम है? चिली साल्टपीटर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एल्युमिनियम जो है इसका अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ में फेल्सपार, ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम का कार्नेलाइट होता है। कौन सा होता है? कार्नेलाइट होता है। और मैग्नीशियम का अयस्क का नाम बता दीजिएगा। तो डोलोमाइट। क्या होता है? डोलोमाइट होता है। भैया अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आ रही है तो इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, कम से कम एक बार आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं भैया लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन होता है।
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है भैया? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन के का नाम क्या होता है? तो फिलोक्लोविन। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? चंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में इजराइल के सहयोग से एक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। या अगस्त माह का करंट है आप लोगों का। ठीक है, पहला प्रश्न जो था अगस्त माह का था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अब आप लोग हमको बताइएगा इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। क्या है? जेरूसलम है। मैंने मुद्रा बताई थी यहाँ की, शेकेल नाम है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति ईसाक हरजोक हैं। बताए थे नहीं बताए थे भैया? और प्रधानमंत्री इस समय कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। बताइएगा। तो कौन सा राज्य जो है वह ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? केरल बना है। कौन सा बना है? केरल राज्य बना है। साक्षरता पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है आपका। कौन सा है? केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तब भी किसका है? केरल का है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, देहरादून, कानपुर, इंदौर। बताइएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लखनऊ में ही क्या लग रही है? ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री मान लो या कारखाना, मतलब सर लखनऊ के अंदर क्या बनेगा? ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका निर्माण किया जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई, पणजी, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता। बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बताइएगा जल्दी से। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? झारखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झारखंड राज्य जो है वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, मुंबई, वाराणसी, मैसूर। बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? मुंबई। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है, अब आप लोग एक बार हमको बताइएगा, फिर रिवीजन करते हैं कि आप लोगों के 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। इस 20 में से कितने प्रश्न जो हैं वह आप लोगों के सही हुए हैं। इसके बाद हम लोग कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। तब तक एक बार वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए और प्रश्न आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। रिवीजन कर लेते हैं कल का बहुत जल्दी, 1-2 मिनट में। अल्बानिया के राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो कौन है? बजराज बेगज है। ठीक है, मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया था। अगला था कि विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन? 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न था कि निम्न में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया? तो क्या नाम था उनका? स्वाति पाबो था। क्या नाम था?
स्वाते, पावो था, और एनी और नॉक्स जो थे इनको किस में दिया गया था? साहित्य में। ठीक है, मैंने बताया था इनको साहित्य में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। योगाचार किसकी रचना है? बताइएगा जल्दी से। तो योगाचार किसकी रचना थी? असंग की रचना थी। जल्दी से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? ये आप लोग बता दीजिएगा। बलबन ने। किसने? बलबन ने की थी। अगला प्रश्न था कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ मठ कहाँ स्थित है? बताइएगा। मैंने बताया था कि 4 पीठ बनाए थे। ठीक है, तो यह कहाँ स्थित था? द्वारिका में स्थित था। कहाँ पर? द्वारिका में। फिर अगला प्रश्न था कि लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है, किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। अगला प्रश्न था कि खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सी कारक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू में। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में। एस्कॉर्बिक अम्ल जल्दी से आप लोग बताइएगा। और टार्टारिक अम्ल में खाद्य पदार्थ के प्रतिऑक्सी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही था। और यह किस में पाया जाता है? इमली में। और एस्कॉर्बिक किस में पाया जाता है? आंवला में। ठीक है, चलिए। अगला था मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी थी? तो न्यूरॉन थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो मैंने बताया था ग्लूकेगॉन होता है। कौन सा होता है? ग्लूकेगॉन होता है। अगला प्रश्न था कि मिस्ट्रल नामक पवन कहाँ चलती है? तो मिस्ट्रल नामक पवन कहाँ चलती थी? स्पेन के अंदर चलती थी। कहाँ पर? स्पेन में चलती थी। जल्दी से। लडोगा झील कहाँ स्थित है? तो बताइएगा। मैंने बताया था लडोगा झील आपकी रूस में स्थित थी। कजाकिस्तान में कौन सी थी? बाल्कस थी। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न था कि तुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, अमेरिका। तो सही आंसर क्या था? दक्षिण अफ्रीका में स्थित था। विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? बताइएगा। तो विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ था? इटली के अंदर था। इक्वाडोर में कौन सा था? जल्दी से बताइएगा आप लोग। फिर अगला प्रश्न था पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा था? मैंने बताया था आप लोगों को उसको क्या कहते हैं? उसको लाल ग्रह भी कहते हैं। और लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा है। क्या है? फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। ठीक है। अगला मैंने बताया था कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो मैंने बताया था आपको इंडोनेशिया में। 18वां कहाँ होगा? भारत में। 19वां कहाँ होगा? ब्राज़ील में। 16वां कहाँ हुआ था? इटली के अंदर। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि 14वां अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मैंने बताया था विजेता कौन रहा था? भारत। उपविजेता कौन रहा था? इंग्लैंड। आयोजन कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज के अंदर। बी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न था कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? मैंने बताया था जम्मू कश्मीर के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है। फिर अगला प्रश्न था भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मैंने बताया था गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन? जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लगी है। थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए हमारे आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जिस तरीके की क्लास लगी है आप लोग वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट एक ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को क्लास वगैरह जो है वह कैसी लगी है। वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद में। बाकी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। ठीक है। अब इस क्लास का थोड़ा टाइम जो है उसको परिवर्तित कर दिया गया है। अब यह क्लास आपको जो है वह रोज़ शाम को 7 बजे मिलेगी। मिलते हैं कल 7 बजे। धन्यवाद।